एक ऐसा दरिंदा जिसने मासूम जिंदगियों को बेरहमी से कुचल डाला। एक ऐसा राक्षस जो कातिल होने के साथ साथ एक मनोरोगी भी था। और सबसे भयावह बात, वह हमारे बीच एक आम इंसान बनकर घूम रहा था। ये कहानी है रॉडनी अल्काला की, जिसे दुनिया डेटिंग गेम किलर के नाम से जानती है। एक ऐसा वहशी जिसने न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और फिर भी मासूम चेहरे के पीछे छुपकर एक टीवी शो में प्यार का नाटक करता रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि मौत किसी मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी हो सकती है? लेकिन जब उसकी असली सच्चाई सामने आई तो दुनिया सन्न रह गई। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वापस आते हैं आज की कहानी पे। साल 1968। एक मासूम बच्ची अपने घर से निकली, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। कुछ दिन बाद एक सुनसान इलाके में उसकी लाश मिली। बेरहमी से कुचला हुआ शरीर, डरावने जख्म और एक हैवानियत जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। ये थी 8 साल की छोटी सी लड़की, टैली शापिरो, जिसे एक वहशी दरिंदे ने अपने पंजों में फंसा लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जिसमें खूनी खेल, मासूम जिंदगियों की चीखें और एक खूंखार शिकारी की हैवानियत छुपी थी। रॉडनी अल्काला का जन्म सैन एंटोनियो, टेक्सास में हुआ था। वह अपने माता पिता राउल अल्काला बुकवर और एना मारिया गुटिरेज के 4 बच्चों में से तीसरा था। 1951 में उसके पिता परिवार को मैक्सिको ले गए, लेकिन 3 साल बाद 1951 में उन्हें वहीं छोड़कर गायब हो गए। 1954 में जब अल्काला मात्र 11 साल का था, उसकी माँ उसे और उसकी 2 बहनों को लेकर लॉस एंजलिस आ गई। अल्काला एक मेधावी छात्र था और अपने सहपाठियों के बीच काफी लोकप्रिय भी था। उसका परिवार भी उसकी पढ़ाई और गतिविधियों में पूरा समर्थन देता था। उसने कई निजी स्कूलों में पढ़ाई की और फिर कैंटवेल सेक्रेड हार्ट ऑफ मैरी हाई स्कूल से स्नातक किया। स्कूल के दिनों में वह न केवल पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि वार्षिक पत्रिका समिति का हिस्सा था और ट्रैक एवं क्रॉस कंट्री टीमों में भी शामिल था। 1961 में जब वह 1761 में था, 17 साल का हुआ, तो उसने अमेरिकी सेना ज्वाइन कर ली और पैरा जंपर बनने की इच्छा के साथ एक क्लर्क के रूप में सेवा शुरू की। हालांकि सैन्य जीवन में अनुशासन का पालन करना उसके स्वभाव में नहीं था। उसके कमांडिंग अधिकारी उसे चालाक, प्रतिशोधी और अनुशासनहीन मानते थे। सेवा के दौरान उसे कई बार युवा महिलाओं पर हमले करने के लिए दंडित भी किया गया। 1964 में अल्काला ने एक मानसिक आघात झेला, जिसके बाद उसने फोर्ट ब्रैग, नॉर्थ कैरोलिना से भागकर अपनी मां के घर कैलिफोर्निया तक का सफर किया। इस घटना के बाद सैन्य मनोचिकित्सकों ने उसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित घोषित किया। साथ ही उसका आईक्यू 135 आंका गया, जो यह दर्शाता था कि वह असामान्य रूप से बुद्धिमान था। इस मानसिक स्थिति के आधार पर उसे मेडिकल ग्राउंड पर सेना से छुट्टी दे दी गई। आगे चलकर वह जिस क्रूरता से मासूम जिंदगियों को तबाह करने वाला था, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। 25 सितंबर 1968 को एक ऐसी घटना घटी जिसने अमेरिकी इतिहास में एक कुख्यात सीरियल किलर, रॉडनी अल्काला, को उजागर किया। उस दिन डोनाल्ड हैंस नामक एक मोटरिस्ट ने पुलिस को सूचना दी कि उसने अल्काला को 8 साल की टैली शापिरो को अपने हॉलीवुड अपार्टमेंट में ले जाते हुए देखा था। शापिरो, जो अपने परिवार के साथ शैटो मार्मोन में रह रही थी, स्कूल जाते समय अल्काला के संपर्क में आई। उसने पहले तो उसकी सवारी से इनकार कर दिया, लेकिन जब अल्काला ने कहा कि वह उसके माता पिता को जानता है, तो वह उसकी कार में बैठ गई। अल्काला उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया, जहां उसने शापिरो को एक तस्वीर दिखाने का बहाना बनाया। पुलिस के पहुंचने पर शापिरो को अपने खून में लथपथ पाया गया। उसके साथ बलात्कार किया गया था और एक स्टील की छड़ से पीटा गया था। अल्काला फरार हो गया था। शापिरो 32 दिनों तक कोमा में रही और महीनों तक उसे रिकवरी में लग गया। इस घटना के बाद अल्काला कैलिफोर्निया से भाग गया और एनवाईयू में जॉन बर्जर नाम से दाखिला लिया। 12 जून 1971 को 23 वर्षीय कॉर्नेलिया क्रिली, जो एक ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट थी,
को उसके मैनहट्टन अपार्टमेंट में बलात्कार और हत्या के बाद मृत पाया गया। अल्काला ने उसे अपने ही नायलॉन स्टॉकिंग्स से गला घोंटकर मार डाला था। ये माना जाता है कि क्रिली की मुलाकात अल्काला से तब हुई जब वह अपने नए अपार्टमेंट में चली गई थी और उसने फर्नीचर ले जाने में उसकी मदद स्वीकार कर ली थी। ये मामला 2011 तक अनसुलझा रहा। 1971 में अल्काला ने न्यू हैम्पशायर में एक आर्ट्स कैंप में बच्चों के काउंसलर के रूप में काम किया। इस दौरान एफबीआई ने उसे अपने 10 मोस्ट वांटेड फुगिटिव्स की सूची में शामिल कर लिया। कुछ महीनों बाद कैंप के 2 बच्चों ने पोस्ट ऑफिस पर एक एफबीआई पोस्टर पर अल्काला की तस्वीर देखी और उसकी सूचना दी। अगस्त 1971 में अल्काला को गिरफ्तार कर कैलिफोर्निया भेज दिया गया। हालांकि टैली शापिरो के माता-पिता ने परिवार के साथ मेक्सिको जाने का फैसला किया और उन्होंने ट्रायल में गवाही देने से इनकार कर दिया। इस वजह से अल्काला पर बलात्कार और हत्या के प्रयास का आरोप नहीं लगाया जा सका। उसे केवल बाल यौन शोषण के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई। 1974 में वह पैरोल पर रिहा हो गया। रिहाई के 2 महीने बाद ही अल्काला ने फिर से एक 13 साल की लड़की के साथ हमला किया। उसे 2 साल की सजा हुई और 1987 में उसे एक पंजीकृत यौन अपराधी के रूप में रिहा कर दिया गया। इसके बाद उसके पैरोल अधिकारी ने उसे न्यूयॉर्क शहर जाने की अनुमति दी, जहां उसने 23 वर्षीय एलन जेन होवर की हत्या कर दी। होवर, जो नाइट क्लब मालिक हरमन होवर की बेटी और डीन मार्टिन और सैमी डेविस जूनियर की गॉड डॉटर थी, को 15 जुलाई 2787 को उसके अपार्टमेंट में आखिरी बार देखा गया था। उसकी डायरी में जॉन बर्जर के साथ मिलने का अपॉइंटमेंट दर्ज था। 1978 में उसके अवशेष हडसन नदी के पास एक पहाड़ी पर पाए गए। 1978 में अल्काला ने एक लोकप्रिय गेम शो द डेटिंग गेम में भाग लिया। उसे एक सफल फोटोग्राफर के रूप में पेश किया गया। हालांकि शो की विजेता चेरिल ब्रैडशो ने उसके साथ डेट पर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे अल्काला डरावना लगा। इसी दौरान अल्काला ने कैलिफोर्निया में एक और क्राइम स्प्री शुरू कर दी। 9 नवंबर 1977 को उसने 18 वर्षीय जिल टेरी बारकॉम की हत्या कर दी। उसके बाद उसने 27 वर्षीय नर्स जॉर्जिया मैरी विक्सटेड और 31 वर्षीय लीगल सेक्रेटरी शार्लोट ली लैम्ब की हत्या की। इन सभी मामलों में पीड़िताओं के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें गला घोंटकर मार डाला गया। 12 जून 1979 को 12 वर्षीय रॉबिन क्रिस्टीन सैम्सो की हत्या कर दी गई। उसके शव को लॉस एंजल्स की पहाड़ियों में पाया गया। सैम्सो के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि एक अजनबी ने उनसे उनकी तस्वीरें लेने के लिए कहा था। पुलिस ने एक स्केच जारी किया और अल्काला के पैरोल अधिकारी ने उसे पहचान लिया। इसके बाद अल्काला को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने अपने शिकार को फोटोग्राफर बनने के बहाने फंसाया और फिर उनकी जान ले ली। अल्काला के अपराधों ने पूरे अमेरिका को हिला दिया और उसे द डेटिंग गेम किलर के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी हमें सतर्क रहने और अजनबियों पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचने की सीख देती है। जुलाई 1979 में रॉडनी अल्काला को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बिना जमानत के हिरासत में रखा गया। उस पर 12 वर्षीय रॉबिन क्रिस्टीन सैम्सो की हत्या का मुकदमा चलाया गया। मई 1980 में उसे दोषी ठहराया गया और जून में मौत की सज़ा सुनाई गई। हालांकि 1984 में कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया क्योंकि जूरी को अल्काला के पिछले यौन अपराधों के बारे में गलत तरीके से जानकारी दी गई थी। मई 1986 में दूसरे मुकदमे के बाद, जो पहले मुकदमे के समान ही था, अल्काला को फिर से दोषी ठहराया गया और अगस्त में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। 1992 में कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन अल्काला ने एक फेडरल हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। 2001 में एक संघीय जज ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और अल्काला की दूसरी सज़ा को पलट दिया। 2003 में नॉर्वेन सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस फैसले को बरकरार रखा क्योंकि एक गवाह को अल्काला के दावे का समर्थन करने की अनुमति नहीं दी गई थी कि पार्क रेंजर, जिसने सैम्सो का शव पाया था, पुलिस जांचकर्ताओं द्वारा हाइप्नोटाइज किया गया था।
2003 में तीसरे मुकदमे की तैयारी के दौरान ऑरेंज काउंटी जांचकर्ताओं को पता चला कि अल्काला का डीएनए, जो एक नए राज्य कानून के तहत लिया गया था, लॉस एंजेल्स में दो महिलाओं के बलात्कार और हत्या के मामलों से मेल खाता था। 2004 में एक और कोल्ड केस डीएनए मैच के बाद अल्काला पर चार और महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया। जिल बारकॉम्ब 18, जो 1977 में लॉस एंजेल्स की एक खाई में पाई गई थी। जॉर्जिया विक्सटेड 27, जिसे 1977 में उसके मालिबू अपार्टमेंट में पीटकर मार डाला गया था। शार्लोट लैम्ब 31, जिसे 1977 में पीटकर मार डाला गया था। 1978 में एक एल सेगुंडो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की लॉन्ड्री रूम में बलात्कार और गला घोंटकर मार डाला गया था। और जील पेरेंट्यू 21, जिसे 1979 में उसके बरबैंक अपार्टमेंट में मार डाला गया था। इन सभी शवों को सावधानी से चुनी गई स्थितियों में पाया गया था। अल्काला के सेटल स्टोरेज लॉकर में पाए गए एक और जोड़ी के झुमके पर लैम्ब का डीएनए मिला। दूसरे और तीसरे मुकदमे के बीच अल्काला ने एक किताब लिखी और स्वयं प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था यू द जूरी। इसमें उसने सैमसो के मामले में अपनी बेगुनाही का दावा किया और एक अलग संदिग्ध का सुझाव दिया। उसने कैलिफोर्निया की जेल प्रणाली के खिलाफ दो मुकदमे भी दायर किए, एक स्लिप एंड फॉल घटना के लिए और दूसरा उसे लो फैट डाइट नहीं देने के लिए। 2003 में अभियोजकों ने सैमसो के आरोपों को चार नए पीड़िताओं के आरोपों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा। अल्काला के वकीलों ने इसका विरोध किया। 2006 में कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन के पक्ष में फैसला सुनाया और फरवरी 2010 में अल्काला पर 5 आरोपों का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में अल्काला ने खुद को अपना वकील बनाने का फैसला किया। उसने खुद को गवाह के रूप में पेश किया और 5 घंटे तक खुद से सवाल पूछे और जवाब दिए। उसने जूरी को बताया कि सैमसो के अपहरण के समय वह नॉट्सबेरी फार्म में फोटोग्राफर की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था। उसने जूरी को 1978 में द डेटिंग गेम में अपनी उपस्थिति का एक हिस्सा दिखाया, ये साबित करने के लिए कि सेटल लॉकर में पाए गए झुमके उसके थे, न कि सैमसो के। अल्काला ने 4 अतिरिक्त आरोपों पर कोई महत्वपूर्ण विवाद नहीं किया, सिवाय इसके कि उसने दावा किया कि उसे इन महिलाओं की हत्या करने की कोई याद नहीं है। अपने अंतिम बयान के हिस्से के रूप में उसने अर्लो गुथरी का गाना एलिस रेस्टोरेंट बजाया, जिसमें प्रोटैगोनिस्ट एक मनोचिकित्सक से कहता है कि वह मारना चाहता है। 2 दिन से भी कम समय में जूरी ने उसे पहली डिग्री हत्या के सभी 5 आरोपों में दोषी ठहराया। सजा के चरण के दौरान एक आश्चर्यजनक गवाह टैली शापिरो थी। अल्काला द्वारा भुगतान किए गए मनोचिकित्सक रिचर्ड रैपापोर्ट ने गवाही दी कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अल्काला के दावों की व्याख्या कर सकता है कि उसे हत्याएं करने की कोई याद नहीं है। मार्च 2010 में अल्काला को तीसरी बार मौत की सज़ा सुनाई गई। 2010 में उसके दोषी ठहराए जाने के बाद न्यूयॉर्क अधिकारियों ने घोषणा की कि वे अल्काला का पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक दोषी के रूप में मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि जनवरी 2011 में एक मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने उसे 1971 और 1977 में क्रिली और होवर की हत्या के लिए अभियुक्त किया। जून 2012 में उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया, जहां उसने शुरू में दोनों आरोपों पर दोषी नहीं होने का प्लीड किया। दिसंबर 2012 में उसने दोनों प्लीड को गिल्टी में बदल दिया, क्योंकि वह कैलिफोर्निया वापस जाकर अपनी मौत की सज़ा के खिलाफ अपील करना चाहता था। 7 जनवरी 2013 को एक मैनहट्टन जज ने अल्काला को अतिरिक्त 25 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा सुनाई। न्यूयॉर्क राज्य में 2007 से मौत की सज़ा का विकल्प नहीं रहा है। मार्च 2010 में हंटिंगटन बीच, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग ने रॉडनी अल्काला की एक 120 तस्वीरें जारी कीं और उन्हें पहचानने में मदद के लिए जनता से अपील की। पुलिस का मकसद यह जानना था कि क्या उन महिलाओं और बच्चों में से कोई भी अल्काला के अतिरिक्त शिकार थे। पुलिस ने बताया कि लगभग 900 और तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की जा सकीं, क्योंकि वे अत्यंत यौन संबंधी विषयों वाली थीं। पहले कुछ हफ्तों में पुलिस ने बताया कि लगभग 21 महिलाओं ने
खुद को पहचानने के लिए आगे आया था और कम से कम 6 परिवारों ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने प्रियजनों को पहचान लिया है, जो सालों पहले गायब हो गए थे और कभी नहीं मिले। 2013 तक इन तस्वीरों में से किसी भी तस्वीर को किसी गायब व्यक्ति के मामले या अनसुलझी हत्या से सीधे जोड़ा नहीं जा सका। 110 तस्वीरें अभी भी ऑनलाइन पोस्ट की गई हैं और पुलिस अभी भी जनता से इन्हें पहचानने में मदद मांग रही है। अधिकांश विषय अभी भी अज्ञात हैं। पुलिस को डर है कि इनमें से कुछ विषय कोल्ड केस के शिकार हो सकते हैं। अल्काला की 2021 में मृत्यु के बाद 68 वर्षीय मॉर्गन रोवन ने शापिरो मामले के मूल जांचकर्ता स्टीव हॉडल से संपर्क किया और जुलाई 1968 में अल्काला द्वारा हमले का वर्णन किया, जब वह 16 साल की थी। रोवन ने दावा किया कि जब वह हॉलीवुड में रह रही थी तो अल्काला ने सनसेट स्ट्रिप पर एक टीन नाइट क्लब में उससे संपर्क किया और उसकी कार में बैठ गई, ये सोचकर कि वह उसे एक आइए चौपी रेस्तरां ले जाएगा। इसके बजाय अल्काला उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया, जो कुछ ब्लॉक दूर था, जहां उसने कहा कि वह एक पार्टी कर रहा है। जब वे वहां पहुंचे तो अल्काला ने रोवन को अपने बेडरूम में घसीटा, दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसे पीटा और बलात्कार किया। रोवन को उसके दोस्तों और परिचितों ने बचाया, जिन्होंने खिड़की से कमरे में घुसकर उसे बचाया। अल्काला भाग गया और रोवन को उसके दोस्तों ने अपार्टमेंट से बाहर निकाला। मार्च 2011 में सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में मैरिन काउंटी, कैलिफोर्निया के जांचकर्ताओं ने घोषणा की कि वे आश्वस्त हैं कि अल्काला 19 वर्षीय पामेला जीन पाम लैम्बसन की 9 अक्टूबर 1987 को हुई हत्या के लिए जिम्मेदार था। लैम्बसन फिशरमैन व्हार्फ पर एक आदमी से मिलने गई थी, जिसने उसकी तस्वीरें लेने की पेशकश की थी। उसका नग्न और पीटा हुआ शव बाद में मैरिन काउंटी में एक हाइकिंग ट्रेल के पास पाया गया। बिना फिंगरप्रिंट या उपयोगी डीएनए के कभी आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत थे जो उन्हें यह विश्वास दिलाते थे कि अल्काला ने यह अपराध किया था। सितंबर 2016 में अल्काला पर 28 वर्षीय क्रिस्टीन रूथ थॉर्नटन की हत्या का आरोप लगाया गया। थॉर्नटन और उसके प्रेमी ने अपने परिवार से दूर सैन एंटोनियो, टेक्सास में रहने के लिए चले गए थे। जून 1987 में बिलॉक्सी, मिसिसिपी में अलग होने के बाद उसे आखिरी बार हिचहाइक करते हुए देखा गया और फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली। 2013 में हंटिंगटन बीच पीडी और एनवाईपीडी द्वारा जारी एक तस्वीर, जिसमें एक गहरे बालों वाली महिला पीले शर्ट पहने मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दे रही थी, को थॉर्नटन की बहन ने पहचान लिया। 1982 में उसका शव स्वीटवाटर काउंटी, वायोमिंग में इंटरस्टेट 80 के पास पाया गया था, लेकिन 2015 तक उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, जब थॉर्नटन के रिश्तेदारों द्वारा दिए गए डीएनए ने उसके अवशेषों के ऊतक नमूनों से मेल खाया। अल्काला ने तस्वीर लेने की बात तो मानी, लेकिन महिला की हत्या करने से इनकार कर दिया, जो उसकी मृत्यु के समय लगभग 6 महीने की गर्भवती थी। रॉडनी अल्काला की 24 जुलाई 2021 को 87 वर्ष की आयु में किंग्स काउंटी के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उसकी मौत ने उसके शिकारों और उनके परिवारों के लिए एक लंबे और दर्दनाक अध्याय का अंत कर दिया। हालांकि उसके अपराधों की विरासत और उसके द्वारा छोड़े गए सवाल आज भी बने हुए हैं। अल्काला की मृत्यु के साथ ही कई अनसुलझे मामलों की सच्चाई भी शायद हमेशा के लिए दफन हो गई। रोडनी अल्काला को कैलिफोर्निया में 5 हत्याओं और न्यूयॉर्क में 2 हत्याओं के लिए आधिकारिक रूप से दोषी ठहराया गया था, जिससे कुल 7 पुष्टि की गई हत्याएं हुईं। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि उसने और भी कई लोगों को मार डाला होगा, जिनकी संख्या लगभग 130 तक हो सकती है। ये थी रोडनी अल्काला की घिनौनी और डरावनी कहानी, जिसने कई निर्दोषों की जिंदगियां छीन ली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।